हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आप लोग जैसा थंबनेल पे देखे होंगे कि एक किरण पब्लिकेशन का नया बुक आया है बिहार दरोगा एसआई के लिए। रहमान सर के द्वारा यह बुक जो है वो पब्लिश किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। उस 20 प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस बुक का 20 सेट जो है वो आप लोगों को चाहिए। अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू लिख कर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ये आप लोगों को डेली बेस पर इसका सेट जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह बात कर रहा है संवेद शिखर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेद शिखर। संवेद शिखर की बात करते हैं तो यह वर्तमान में झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ की जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने कठोर तपस्या की थी। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो चंपा से याद ही होगा आप लोगों को, चंपा जो है वो बुद्धकालीन अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। पावापुरी की अगर बात करते हैं तो पावापुरी राजगीर के निकट स्थित तत्कालीन मल महाजनपद की राजधानी थी, जहाँ की महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था। और उज्जैन की अगर बात करते हैं तो उज्जैन जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर जो पुष्पगुप्त था वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है वो पहली बार 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1928 को। यह जो है वो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट जो आया था 1919 में, उसी की समीक्षा के लिए आया था। और इस कमीशन में एक भी कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया, और इसका भारी विरोध भी भारतीयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो आप लोग देखे होंगे कि भारतीय यूनानी मिनेंडर जो कि मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है, इसको बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त हुई थी, और इन्हीं दोनों के बीच के संवाद को मिलिंद पन्हो नामक बुक में संकलित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन ईरा था वो 332 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यह जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैनी गुरु जो थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। आगे कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो 1929 के लाहौर वाले अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयाग प्रशस्ति। और यह किसके द्वारा रचित है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यह हरिसेन के द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें कि समुद्रगुप्त के समस्त जो विजय की उपलब्धियां थी उसका वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त जो था वो उत्तरा पथ के 9 राजाओं और दक्षिणा पथ के 12 राजाओं को पराजित किया था, और इसी वीरता के कारण उसे भारतीय नेपोलियन कहकर भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1919 जो है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 जो है उसमें क्या हुआ था?
जलियांवाला बाग त्रासदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जलियांवाला बाग त्रासदी से। यह बात है कब की? यह बात है 13 अप्रैल 1919 की, जबकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी में एक जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और उसी को जलियांवाला बाग त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है वो किस पे आधारित है, तो वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम से दो और चीज़ें याद रखनी है आपको। पहला चीज़ तो यह याद रखना है कि यह जो है वो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और अगर यही आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के द्वारा कब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए तो 1906 में ही सबसे बड़ा चीज़ हो गया था मुस्लिम लीग का गठन। जो सलीमुल्लाह खान हो गए, आगा खान हो गया, ये सब जो है वो मुस्लिम लीग के संगठन में इन लोगों का विशेष योगदान रहा था। लेकिन पाकिस्तान के रूप में अलग देश का निर्माण हेतु मोहम्मद अली जिन्ना का नेतृत्व जो था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और किनके द्वारा? एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, उनके द्वारा। पहला अधिवेशन कब होना था? पुणे में, लेकिन प्लेग के कारण हुआ बम्बई में, और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1885 में। आगे कह रहा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा 1206 में दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान बना था। वहीं बात अगर महमूद गजनबी की करते हैं तो इससे याद रखिएगा 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया था। और अगर मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर बात कर रहा है आदिल शाही, आदिल शाही किसके साथ मैच करेगा? आदिल शाही मैच करेगा बीजापुर के साथ, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में बीजापुर राज्य की नींव रखी थी। तो आदिल शाही मैच करेगा बीजापुर के साथ। कुतुब शाही की अगर बात करते हैं तो कुतुब साहिब जो है वो गोलकुंडा के साथ मैच करेगा, क्योंकि कुतुब शाह ने 1519 ईस्वी में गोलकुंडा को स्वतंत्र राज्य जो है वो बनाया था। निजाम शाही की अगर बात करते हैं तो निजाम शाही जो है वो अहमदनगर के साथ मैच करेगा, और सरकी शाही की अगर बात करते हैं तो सरकी शाही जो है वो जौनपुर के साथ मैच करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। यह तो बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। आगे थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद के सदस्यों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं वो मतदान में भाग लेते हैं। ये ध्यान ही होगा आप लोगों को। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो देखिए राज्यसभा अगर कोई वित्त विधेयक की बात करते हैं तो वित्त विधेयक के केस में अनुच्छेद 109 के 2 के तहत राज्यसभा जो है वो अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीरे अकबर के लेखक थे। तो सीरे अकबर आप लोग पढ़े होंगे, एक नाम याद होगा आप लोगों को, दारा शिकोह।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था, तो दारा सिकोह ने उपनिषदों का 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, और वो जो शीर्षक दिया था वही सीर अकबर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दारा सिकोह। एक और दारा सिकोह से एक और ग्रंथ का नाम याद रखिएगा जिसका नाम था मजमा उल बहरैन। ठीक है, मजमा उल बहरैन। इसमें हिंदू और मुस्लिमों हिंदू और मुस्लिम सूफी मंत्र का जो तुलनात्मक वर्णन है वो किया गया है दारा सिकोह के द्वारा। तो यह दोनों नाम याद रखिएगा दारा सिकोह से। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, क्योंकि कौन से अनुच्छेद, मतलब भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी भाग में भी संशोधन के लिए जो है वो उच्च सदन या निम्न सदन, मतलब ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी विधेयक लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 3, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। आगे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार जो है वो 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करेगी। तो कितना परिव्यय के साथ, देखिए यह 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भविष्य के स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है वो शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि निम्न कथनों का परीक्षण करें। कह रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि तात्या टोपे ने नाना साहब की सदस्या हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है गदर पार्टी जो है वो सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गदर पार्टी जो है वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रकवि का सम्मान जो है वो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां जो हैं वो है भारत भारती, यशोधरा, साकेत। ये सब जो है वो मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को किसने प्रतिपादित किया। तो संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो विषय था वो था जीवन और आजीविका की सुरक्षा। और आर्थिक सर्वेक्षण से एक चीज़ और याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, यह सब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वर्ष 2021 में इसे 3 दिन पहले पेश किया गया था। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के अनुसार कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद भी सेफ्ट की रिकवरी जो है वो देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में से निम्न में से कौन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ये भी बिल्कुल सही है। उसके आगे कह रहा है कि आंदोलन जो है वो बंगाल तक सीमित रहा। ये गलत है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार जो है वो बंगाल के साथ साथ पंजाब, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र ये सब में भी हुआ था। लेकिन फिर सरकार जो है वो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का जो गठन होता है उसमें अपनी सहानुभूति दिखाती है, और फिर इसके कारण धर्म हस्तक्षेप के कारण जो इसमें कुछ मतलब ये आंदोलन जो है वो पूरी रूप से सफल नहीं हो पाता है। फिर कह रहा है ये बंगाल तक नहीं सीमित रहा। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हाँ, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। हाँ, तो यहाँ
पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों से कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। आगे एक साइड कुछ जनजाति दिए हुए हैं और दूसरे साइड आप लोगों को कुछ उनके निवास स्थान जो है वो दिया गया है। क्लियर है? चलिए जौनसारी कह रहा है, जौनसारी जो है वो उत्तरांचल के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है संथाल, संथाल हो गया, मुंडा, हो, कोरबा, ये सब झारखंड राज्य की जनजाति है तो यह झारखंड के साथ मैच करेगा। भील की बात करते हैं तो भील, लंबाडी, गोंड ये सब मध्य प्रदेश की जनजाति है तो यह मध्य प्रदेश के साथ मैच करेगा। और लेपचा और लिम्बू ये 2 जनजातियां सिक्किम की जनजातियां हैं तो यह जो है वो सिक्किम के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था। तो इस बार भारत जो है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इस बार इसका जो थीम था वो था नेशन फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन है। तो देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और यह जो है वो अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। और लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और यह जो है वो भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर पे है। वहीं पश्चिमी बिंदु की बात कीजिएगा तो पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात और पूर्वी बिंदु जो है वो किप्थू अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है और बांग्लादेश की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। इसमें मणिपुर से नहीं मिलती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंजसीर घाटी जो है वो अवस्थित है। तो पंजसीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान के पंजसीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड राज्य है, दूसरे साइड उसके पर्यटक केंद्र दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश किलोंग सुमेलित है, उत्तरांचल औली के साथ मैच करेगा, कर्नाटक जो है वो चिकमंगलूर के साथ मैच करेगा और तमिलनाडु जो है वो ऊटी के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए हुए, दूसरे साइड राज्य के नाम दिए हुए। बांधवगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश, बांदीपुर कहाँ, कर्नाटक, रोहिला कहाँ, हिमाचल प्रदेश और गिर कहाँ, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सुमेलित नहीं है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल सुमेलित है, भीतरकनिका उड़ीसा सुमेलित है, पिचबरम तमिलनाडु सुमेलित है, बेम्बम नाथ कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बेम्बम नाथ केरल होना चाहिए था तब सुमेलित होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो टोक्यो गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभांकर है। टोक्यो गेम्स 2020 जो था वो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, आप लोगों को पता ही होगा, और इसका जो आधिकारिक शुभांकर था वो था मिराई तोबा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मिराई तोबा। भारत जो है वो इसमें टोटल 7 मेडल जीतता है जिसमें 1 जो है वो गोल्ड होता है, 2 सिल्वर और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल होता है। इसका मुख्य विषय भी याद रखिएगा, जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसका मुख्य विषय था यूनाइटेड बाई इमोशन। आगे कह रहा है कि राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन जो है वो किया है। यह बात कर रहा है नाटो की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नाटो। ये एक्चुअली जो रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संघीय संगठन जो है वो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 नामक सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित कर रहा है। वहीं अगर हम लोग नाटो की बात करते हैं तो नाटो से याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश हैं 30 और 30वां सदस्य जो बना है वो बना है उत्तरी मैसेडोनिया। आगे ये क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4।
फिर ये 34 भी मैथ्स का है। 35 पे आइए। 35 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। NHRC की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो यह जो है वो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। वहीं एक चीज़ याद रखिएगा, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 8 पर्स। नेक्स्ट हमारा कि WHO के द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट में से कौन सा नाम दिया गया है? तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है कप्पा और डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कप्पा और डेल्टा। वहीं WHO के से याद रखिएगा, WHO जो है वो कोरोना महामारी को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। WHO की स्थापना जो है वो 1948 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है और इनके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? तो पहले तो यही याद रखिए कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 का जो इसका थीम था वो था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? अच्छा, पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है? तो वो है शुष्क प्रदेश। देखिए, शुष्क प्रदेश जो है वो एशिया में अरब, सीरिया, थार मरुस्थल, अफ्रीका में बात कीजिएगा तो सहारा, कालाहारी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में बात कीजिएगा तो पश्चिमी मरु प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा, एरिज़ोना, दक्षिणी अमेरिका में पेरू, अटाकामा, ये सब क्षेत्र में शुष्क प्रदेश ही विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्रदेश। आगे कह रहा है कि वो कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो यह जो है वो कहाँ के रहते हैं? कांगो में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कांगो। देखिए, सेमांग प्रजाति के जो लोग हैं वो नहीं, कांगो नहीं, मलेशिया होगा। सेमांग प्रजाति के जो लोग हैं वो मलेशिया के पर्वतीय भागों में रहते हैं और कुछ सेमांग के जो लोग हैं वो अंडमान, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो अफगानिस्तान से देखिए, अफगानिस्तान की साथ सीमा जो है वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से तो मिलती है, रूस से नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रूस से। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान की सीमाएं जो है वो उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उत्तर पूर्व की बात कीजिएगा तो चाइना, पूर्व की बात कीजिएगा तो पाकिस्तान, पश्चिम में बात कीजिएगा तो ईरान। अफगानिस्तान है क्या? ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब भूबद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? ऑप्शन आपको दिया गया है जापान, जर्मनी, इजराइल और सिंगापुर। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सिंगापुर की नगरीय जनसंख्या जो है वो 100% है, 100% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर। इसके अलावा भी वेटिकन सिटी हो गया, नौरू हो गया, ये सब में 100% नगरीय जनसंख्या है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर। आगे कह रहा है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 117। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2020 में था 115, आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है? तो ईगल एक्ट ये एक्चुअली जो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा में एक कानून पेश किया गया था, उसी को ईगल एक्ट 2021 कहा गया है। तो ये अमेरिका से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों को याद होगा 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, लेकिन वित्त विधेयक जो है वो दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है।
फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। ये गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता भी जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे और सबसे पहली बार प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट जो हुआ है, लास्ट नहीं आगे हो सकता है, लेकिन अभी तक एक बार हुआ है प्रस्तावना में, वो 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। क्लियर है? तो ये तीसरा जो है वो गलत है, पहला और दूसरा अभी तक सही है। आगे कह रहा है फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदनों में अगर कोई विवाद होता है तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है, अध्यक्षता उसके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है। तो ये इस अकॉर्डिंग ये भी गलत है। तो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था, चौथा सही है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार से बात कर रहा है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये बिल्कुल गलत है। आपातकालीन व्यवस्था में इसको निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ये गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ये भी गलत है। फिर आगे कह रहा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति ही बने थे, और फिर जाकर 1952 से लेकर 62 तक की बात है इनकी, तो ये तो उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सिर्फ राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। छठी लोकसभा चल रहा था, उसके ये अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कर रहा है आपको। एक साइड अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके सूचियों के विवरण दिए गए हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के साथ अनुच्छेद 54 जो है वो मैच करेगा। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये जो है वो अनुच्छेद 75 की बात है। राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 155 में है। और फिर है दिया हुआ राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 में है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है, तो यह संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सार्वजनिक लेखा समिति जो है वो संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से नामित होते हैं। ठीक है। और इस समिति का कार्य जो है वो भारत सरकार के व्यय के लिए सदन के द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करना है, और समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो संसद में प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। न्याय के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। फिर कह रहा है अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है, क्योंकि 79 में है संसद का गठन। और अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। क्लियर है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी गलत है, क्योंकि संसद सदस्य के वेतन और भत्ते का विवरण जो है वो अनुच्छेद 106 में किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 192 में क्या है? अनुच्छेद 192 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। और फिर कह रहा है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद जो है वो बनती है। तो भारतीय संसद आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 79, और इसके अनुसार भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलाकर बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं।
पहले यह सही हुआ करता था, लेकिन अब ये गलत हो गया है क्योंकि अब जो है वो 65 वर्ष हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये काफ़ी पुराना घटना चक्र से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो मोस्टली क्वेश्चन घटना चक्र का एज इट इज छाप देते हैं बुक वाले। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस समय 62 वर्ष हुआ था, तब ये सही हुआ करता था आंसर, लेकिन ये अब 65 वर्ष हो गया है। आगे कह रहा है कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो काफ़ी शर्तें हैं। पहला शर्त तो यही है कि दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, या तो फिर उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत होना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो, या फिर कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। तो ये सब सारे कुछ कंडीशन है राजनीतिक दल को मान्यता, राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त होने के लिए। तो दूसरा भी सही है। फिर आगे कह रहा है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि संज्ञेय अपराध है वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 350 के ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 350 के ए में। बात करते हैं अगर और ऑप्शंस की, तो अनुच्छेद 349 में क्या है? इसमें भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में क्या है? 350 में है कि अपनी किसी शिकायत को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो संघ में या फिर राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में प्रतिवेदन जो है वो दे सकता है। और अनुच्छेद 351 में क्या है? अनुच्छेद 351 में है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है आर्थिक नियोजन जो है वो एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका? समवर्ती सूची का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, शिक्षा, समाचार पत्र, ये सब जो है वो आर्थिक नियोजन का विषय है। मतलब समवर्ती सूची का विषय है, सॉरी। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, और समवर्ती सूची के विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और अगर दोनों कानून में कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब विरोध होता है, तो संसद जो है मतलब संसद के द्वारा जो निर्मित कानून है वो ही मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है वैज्ञानिक जो थे वो आइंस्टीन, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इनका सबसे ज़्यादा अगर ऐसे देखा जाए तो लोग जानते हैं इनको E=mc² के लिए, लेकिन इन्हें भौतिकी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकोलस कॉपरनिकस जो है वो प्रसिद्ध है। तो कॉपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? वो यह बताने के लिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यह बताने के लिए कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पास्चुराइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में होता क्या है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको उच्च ताप पे लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है आधे घंटे तक, और फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। यही पास्चुराइजेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्ट एज्ड बाजार जो है वो संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड बाजार जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड का सिंपल सा मतलब है कि इसमें सर्वोत्तम या फिर उत्कृष्ट, क्योंकि इसमें जो सरकारी और अर्ध सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका जो मूल्य है वो अस्थिर रहता है, और इस क्षेत्र में अन्य प्रतिभूतियों के समान जो है वो अस्थिरता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए, अब बाट की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो शक्ति के साथ मैच करेगा,
नॉट की अगर बात कीजिएगा तो यह समुद्री जहाज की गति के साथ मैच करेगा। नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी है, और कैलोरी जो है वो ऊष्मा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग जो है वो अधिक होता है, और निर्वात में यानी वैक्यूम की अगर बात कीजिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। फिर आगे कह रहा है कि रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए प्रकाश की गति जो है वो रॉकेट और आकाशीय पिंडों के से काफ़ी कम, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है प्रकाश की गति। फिर कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक ये बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब जो है क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन थी। यह बात है कब की, पहले तो यही याद रखिए, यह बात है दिसंबर 1984 की, जब भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। 2 दिसंबर को रात को, मतलब 2 या 3 दिसंबर, कहीं कहीं आपको मिल सकता है, 2 या 3 दिसंबर 1984 की यह बात है जब भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। और कौन सा गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का, वो होता है CH3NCO, मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है बासिंग सोडा जो है वो किसके साथ मैच करेगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। कास्टिक सोडा की अगर बात कीजिएगा तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ए के साथ। नीला थोथा की अगर बात कीजिएगा तो यह कॉपर सल्फेट के साथ मैच करेगा यानी CuSO4 7H2। और हाइपो की बात कीजिएगा तो Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट के साथ मैच करेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो पारे की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यही है कि ताप के बढ़ने पर इसमें उच्च द्रव्यता के कारण इसका फैलाव होता जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च द्रव्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, यह जो है वो किसके साथ मैच करेगा, यह चांदी के साथ मैच करेगा। तो ए जो है वो 4 के साथ मैच करेगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिखेगा फिर आप लोगों को। हाँ चलिए, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक जो है वो चांदी के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्युमिनियम के साथ मैच करेगा। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु, तो ये सोना के साथ मैच करेगा। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक जो है वो सीसा के साथ मैच करेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन सा धातु जो है वो पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो इन तीनों अलॉय जो बन रहा है इसमें उभय घटक में है कौन, इसमें है कॉपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया है क्या, एक्चुअली जो कि फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं, और वो जो कि है कि मतलब जल में भी निवास कर सकते हैं और थल में भी निवास कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो है वो एम्फीबिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है यह परोपजीवी कीट के द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यही गलत है, क्योंकि मलेरिया जो है वो मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा एक जनित रोग है, और यह जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर है। तो ये गलत है। कह रहा है ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो सही है। फिर कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक थे। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक थे होमी जहांगीर भाभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, होमी जहांगीर भाभा। और यह जो है वो देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। फिर कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो यह किनको जाता है, आप लोग एक नाम पढ़े होंगे, इसरो। इसरो का संस्थापक कौन थे, विक्रम साराभाई, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और संस्थापक इसके थे विक्रम साराभाई, और अभी तत्कालीन डायरेक्टर हैं के सिवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विक्रम साराभाई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जो है वो जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जो है वो जल में घुलनशील है? देखिए, जल में घुलनशील अगर पूछे तो विटामिन बी और सी, और अगर वसा में घुलनशील पूछे तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, मतलब ए, डी, ई और के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ जल में पूछ रहा है तो विटामिन बी और सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपोहक। अपोहक क्रिया क्या होता है? डायलिसिस आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे। डायलिसिस जो होता है वो ही अपोहन क्रिया कहलाता है। तो अपोहन क्रिया जो है वो कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेक, यानी कि किडनी से संबंधित है। डायलिसिस जो है वो किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब दोनों जो किडनी है वो अपना काम करना बंद कर देता है, तो समय समय पे क्या होता है? डायलिसिस करवाना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रेक। देखिए, ब्रेक से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। ब्रेक का वजन जो होता है वो लगभग 140 ग्राम का होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। ब्रेक के प्रमुख कार्य जो है वो रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना है, और ब्रिक में लगभग औसतन प्रति मिनट 125 मिली लीटर मतलब कहने का मतलब है कि दिन भर में लगभग 180 लीटर ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए क्या सहायक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, डीएनए अंगुली छाप। इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम लोग जनरली जो कोई वंशानुगत बीमारियां होती हैं उसकी पहचान में भी करते हैं, साथ ही साथ पैतृकता सिद्ध करने में भी, और वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो ये एक सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है जो कि युवा भारतीय वैज्ञानिकों को विभिन्न वैज्ञानिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे कह रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव मनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है। तो यह जो है वो किसकी जानकारी मिलती है? देव मनांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया। तो इनसेट 3C को प्रक्षेपित जो है वो कॉरू से किया गया। यह तीसरी पीढ़ी का संचार उपग्रह है इनसेट 3C। इसका प्रक्षेपण जो है वो कॉरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुआन से 2002 में एरियन 4 प्रक्षेपण यान से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे कह रहा है कि कलपक्कम सुर्खियों में रहा आपने। तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और यह जो है वो परमाणु शक्ति परियोजना के कारण सुर्खियों में रहा है। यहाँ अभी हाल ही में प्रायोगिक कामनी रिएक्टर से थोरियम का उपयोग करके 30 किलोवाट ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कलपक्कम है कहाँ में? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि पक्षियों के जो वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। क्योंकि देखिए, जनसंख्या का वृद्धि हुआ है, और तो जो लोग बढ़े हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो मानव है वो अपने वन क्षेत्र में कमी कर रहा है, और वन क्षेत्र में कमी करने के कारण पक्षियों के आवास में भी कमी हो रहा है और पक्षियों के भोजन में भी कमी आ रही है। इसी के कारण इनकी जनसंख्या में भी कमी हो रहा है, नेचर जो है वो हमारा अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अच्छा आगे मतलब ये 3 और 4 भी है। यह कह रहा है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीय उष्णता के परिमाण स्वरूप। तो भूमंडलीय उष्णता के परिमाण स्वरूप कह रहा सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, ये बिल्कुल गलत है। हिमनद जो है वो द्रवीभूत होने लगे, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, ये भी बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहा भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो वो है अप्रत्यक्ष कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? देखिए, जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं।
चलिए आगे कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, प्रथम 1951 से 56 सही है, द्वितीय 1956 से 1961 ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि तृतीय जो है वो 1961 से 1966, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना भी 1961 से 1966 सही है। फिर कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971, ये गलत है, क्योंकि देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो 1969 से लेकर 1974 तक था। बीच में जो 66 से 69 वाला जो टाइम है, ये योजना अवकाश वाला टाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे कह रहा है कि स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना है, तो वो बना है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक। यह जो आईसीआईसी बैंक है वो ऐसी सेवा शुरू करने के लिए स्विफ्ट के साथ करार करने की घोषणा किया है, जो कि विदेशी साझेदार बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से भारत में लाभार्थी को तत्काल प्रेषण भेजने में मदद करेगा। इससे लाभार्थी को तुरंत जो है वो बैंक खाते में क्रेडिट मिल जाएगा। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोहा, जहां विश्व व्यापार संघ के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, वो कहाँ स्थित है। दोहा कतर की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है डेविड डियोप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 डेविड डियोप को। उनको अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यह जो है वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उसने यूनानियों के प्रभुत्व से भारत को मुक्ति दिलाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि